हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो जो सच में मतलब किसी भी कैंडिडेट की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। सही कहा बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कोई छात्र पिछले 6 महीने से दिन रात एक कर रहा है। बाल विकास और मैथ के फॉर्मूले सब दिमाग में छप चुके हैं। तैयारी एकदम टॉप पर है। पर फॉर्म भरते टाइम ना एक छोटी सी गलती हो गई। जैसे नाम की स्पेलिंग में ए की जगह ई टाइप हो जाना या डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देना। हाँ, वही। और बस फिर पढ़ाई साइड में हो जाती है और दिमाग में यही घूमता रहता है कि यार एडमिट कार्ड आएगा भी या सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो आज हम इस यूपी टेट 2026 फॉर्म करेक्शन गाइड के हर एक पहलू पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गलती होना आम बात है घबराहट में। पर उस गलती को सुधारने के लिए जो ये करेक्शन विंडो मिलती है ना, उसको टेक्निकल ढंग से समझना बहुत जरूरी है। आधी जानकारी के साथ लोग करेक्शन करने जाते हैं और एक गलती ठीक करने के चक्कर में दो नई गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग और पोर्टल के स्टेटस की बात करते हैं। हमारे डेटा के हिसाब से पोर्टल 4 मई को 2 बजे के आसपास लाइव होने वाला है। पर एक चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे वहाँ। हाँ, वो नए रजिस्ट्रेशंस को लेके जो स्टेटस है ना। एग्जैक्टली वहाँ सीधा-सीधा लाल रंग में लॉक्ड टैग लगा है। नए रजिस्ट्रेशंस पूरी तरह बंद हैं और करेक्शन विंडो पर अनलॉकिंग सून दिखा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ सर्वर पर ट्रैफिक कम करने का कोई तरीका है? देखिए, इसे सिर्फ ट्रैफिक कम करना कहना थोड़ा सा गलत होगा। ये बेसिकली सर्वर लोड बैलेंसिंग की एक बहुत ही प्रॉपर टेक्निकल स्ट्रैटेजी है। जब कोई नया फॉर्म भरता है तो सर्वर को डेटाबेस में एक बिल्कुल नई जगह बनानी पड़ती है। जिसे तकनीकी भाषा में राइट क्वेरी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और जब करेक्शन होता है तो सिस्टम को पहले से मौजूद डेटा को ढूंढकर उसमें बदलाव करना होता है, जिसे अपडेट क्वेरी कहा जाता है। अगर दोनों कमांड्स एक साथ हजारों की संख्या में आने लगे तो डेटाबेस आर्किटेक्चर उलझ सकता है और सर्वर क्रैश हो सकता है। वही तो। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने डेटा में स्पष्ट किया है, नया पंजीकरण अब पूरी तरह बंद हो चुका है। उनका क्लियर फोकस यही है कि करेक्शन करने वालों को उस टाइम पर कोई रुकावट न झेलनी पड़े। ओह! तो मतलब सड़क खाली करवाई जा रही है ताकि पुरानी गाड़ियां आराम से गैराज तक पहुंच सके। सही पकड़ा आपने। ये एक सेफ्टी मेजर है एक तरह से। चलिए, ये तो समझ आ गया। पर अब एक और बड़ा सवाल आता है एलिजिबिलिटी का। इस करेक्शन वाली सड़क पर चलने की अनुमति आखिर किसको है? क्योंकि अलाउड और ब्लॉक्ड कैटेगरी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ, ये रूल्स थोड़े सख्त है। अलाउड कैटेगरी में सिर्फ वही छात्र आते हैं जिन्होंने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। और जिनकी फी भी पूरी तरह पे हो चुकी है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक्ड लिस्ट में नए छात्रों के साथ साथ उन कैंडिडेट्स को भी रखा गया है जिनका फी पेमेंट अभी तक पेंडिंग है या बीच में अटक गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब अगर बैंक का सर्वर डाउन था और किसी कैंडिडेट के अकाउंट से पैसे कट गए पर यूपी टेट के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए, उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर क्या सिस्टम टेक्निकल फॉल्ट की सजा सीधे एक उम्मीदवार को दे रहा है? मुझे तो ये बड़ा अनफेयर लगता है। लगता जरूर है। पर देखिए, सिस्टम यहाँ किसी को सजा नहीं दे रहा है। ये कोई मनमानी नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल मजबूरी है डेटाबेस की। जब कोई फॉर्म भरता है तो उसका डेटा एक टेम्पररी पैकेट की तरह सिस्टम में तैरता रहता है। अच्छा, तो वो परमानेंट नहीं होता तुरंत? नहीं, वो डेटा तब तक एंकर नहीं होता जब तक उसके साथ बैंक वाली वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी नहीं जुड़ जाती। तकनीकी भाषा में इसे अनकमिटेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, या फिर आप इसको एक गोस्ट फाइल भी कह सकते हैं, जिसका अस्तित्व सिस्टम पूरी तरह मानता ही नहीं है। समझ गया। मतलब अगर फॉर्म परमानेंट ही नहीं हुआ तो उसमें करेक्शन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? एग्जैक्टली। अगर किसी गोस्ट फाइल में करेक्शन अलाउ कर दिया तो मेरा डेटाबेस करप्ट हो सकता है। ये तो हवा में बनी इमारत की छत ठीक करने जैसी बात हो गई जब नींव ही नहीं रखी गई है। इसलिए उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। ओह, तो मुद्दा इंसाफ का नहीं बल्कि डेटा इंटीग्रिटी का है। ये तो वैसा ही हुआ ना कि अगर कोई छात्र सिनेमा हॉल में सीट बदलना चाहता है, वो काउंटर पे गया और बोला मुझे दूसरी लाइन में सीट चाहिए, पर जब तक उसकी पहली टिकट का पेमेंट कंफर्म होकर प्रिंट नहीं होता तो सिस्टम उसे दूसरी सीट एलोकेट कर ही नहीं सकता। सही कहा, क्योंकि लीगल हक तो आया ही नहीं पहली सीट का। चलिए, तो अब उनकी बात करते हैं जो अलाउड कैटेगरी में है, जिनकी टिकट पक्की है। उनके लिए डेटा में एक ब्लूप्रिंट दिया गया है बजे के लिए। हाँ, प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट। ये बहुत जरूरी स्टेप है सबके लिए। रखें। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आजकल तो ब्राउजर में सब ऑटो सेव होता है या फिर फॉरगॉट पासवर्ड करके ओटीपी ले सकते हैं। इसमें इतनी क्या आफत आ जाएगी ऑन द स्पॉट? यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। आपको यहाँ सर्वर लोड और ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन एल्गोरिथम को समझना होगा। जब दिन के 12 बजते हैं ना, तो पूरे स्टेट से लाखों कैंडिडेट्स एक ही सेकंड में उस साइट पर टूट पड़ते हैं। हाँ, साइट वैसी स्लो हो जाती है लोड की वजह से। वही तो। अब उस पैनिक वाले माहौल में अगर कोई छात्र अपना पासवर्ड भूल गया और उसने जल्दबाजी में 2-3 बार गलत पासवर्ड ट्राई कर लिया, तो क्या सिस्टम डायरेक्ट लॉक कर देगा अकाउंट को? पूरी तरह से। आजकल के सरकारी पोर्टल्स हाईली सिक्योर होते हैं। अगर हेवी ट्रैफिक के बीच बार बार गलत लॉगिन अटेम्प्ट्स आते हैं तो एल्गोरिदम उसे साइबर अटैक मान लेता है और सिक्योरिटी के लिए उस अकाउंट को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ओह भाई। और तब तक तो करेक्शन विंडो का टाइम निकल जाएगा। हाँ। और अगर किसी ने सोचा कि चलो फॉरगॉट पासवर्ड कर लेते हैं,
तो उस हैवी लोड में ओटीपी आने में 15 मिनट लग सकते हैं या शायद ओटीपी आई ही ना। इस पैनिक में लोग और ज्यादा क्लिक्स करते हैं, जिससे पेज वहीं फ्रीज हो जाता है। अच्छा, यही कारण है कि शिवांश मिश्रा सर ने इस ब्लूप्रिंट को पहले से रेडी रखने की सख्त सलाह दी है। एक नॉर्मल पेपर पर आईडी और पासवर्ड लिखकर सामने रखने से दिमाग उस पैनिक मोड में जाने से बच जाता है। तो ये सच में एक बहुत डीप इंसाइट है। ओटीपी पर डिपेंड रहना उस टाइम पर खुदकुशी करने जैसा है जब सर्वर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सर्जन ऑपरेशन थिएटर में चला गया और काटने से पहले नर्स से पूछ रहा है कि मेरी कैची कहाँ है। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। सब कुछ ट्रे में पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए बच गए और हमारे दस्तावेज रेडी हैं। अब आगे क्या? इसमें स्टेप्स दिए हैं कि गूगल क्रोम ओपन करें, यूपीटीटी ऑनलाइन फॉर्म सर्च करें और फिर सेकंड वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। ये स्टेप थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अजीब लग सकता है, पर यह प्योरली एक हार्डकोर टेक्निकल सर्वाइवल गाइड है। वही मैं सोच रहा था कि किसी और ब्राउजर से फॉर्म क्यों नहीं भर सकते? सफारी या मोजिला फायरफॉक्स यूज करने पे कोई बैन थोड़ी है। बन तो नहीं है, पर उस टाइम पर ये रिस्क लेना समझदारी नहीं है। इसके पीछे जावास्क्रिप्ट और रेंडरिंग इंजन्स का एक सॉलिड रीजन है। जो सरकारी पोर्टल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर पुराने ASP.NET फ्रेमवर्क पर बने होते हैं। अच्छा, जिनका बैकएंड थोड़ा डेटेड होता है। हाँ, और उसमें कई डायनामिक चीजें होती हैं। जैसे जब आप ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट चुनते हैं तो तुरंत 1 सेकंड के फ्रैक्शन में जिलों की नई लिस्ट आती है, या डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए एक पॉपअप कैलेंडर खुलता है। हाँ। और वो कैलेंडर कई बार इतना स्लो और अजीब होता है कि साल बदलने में ही दिमाग खराब हो जाता है। वही बात ना। ये सारी चीजें बैकएंड की जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड करती हैं। और गूगल क्रोम के पास एक V8 नाम का इंजन होता है जो इन पुराने स्क्रिप्ट्स को सबसे स्मूथली रन करता है। अगर किसी कैंडिडेट ने नया एप्पल सफारी यूज किया तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट रेंडर ही ना हो। या फिर सारी डिटेल्स भरने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करें तो कुछ हो ही ना, स्क्रीन कंप्लीटली फ्रीज हो जाए। बिल्कुल, क्रोम इसलिए बोलते हैं ताकि इंटरफेस और बटन्स वैसे ही काम करे जैसा डेवलपर्स ने कोड किया था। समझ गया। पर ये अचानक से सेकंड वेबसाइट लिंक वाली बात कहाँ से आ गई? हमारी आदत तो यही होती है कि गूगल पे जो पहला लिंक आया आंख बंद करके उस पे घुस गए, तो खास तौर पे दूसरे लिंक का जिक्र क्यों? ये एक्चुअली एक ऐसी प्रोटिप है जो हैवी ट्रैफिक को बाईपास करने के काम आती है। जब पोर्टल लाइव होता है तो अथॉरिटीज को पता होता है कि एक अकेला सर्वर इतना लोड झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो बैकएंड पे 2 सर्वर्स बनाते हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2। तो ये सर्वर 2 क्या कोई मिरर लिंक जैसा होता है? हाँ, एग्जैक्टली। वो पहले सर्वर के एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होता है, बस उसका डिजिटल रूट अलग होता है। जब भीड़ आती है तो 90% लोग उस पहले वाले लिंक पर ही टूट पड़ते हैं, जिससे वहां एक भयानक डिजिटल ट्रैफिक जैम लग जाता है और सर्वर बॉटलनेक बन जाता है। वही तो। पर जो दूसरा लिंक होता है वहां भीड़ काफी कम होती है और डेटाबेस का रिस्पॉन्स टाइम स्मूथ रहता है। इसीलिए स्मार्ट कैंडिडेट्स हमेशा उस दूसरे ऑफिशियल लिंक का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिना अटके प्रोसेस निकल जाए। वाह, क्या बात है। पहला दरवाजा आम भीड़ के लिए जहां धक्का मुक्की हो रही है और दूसरा दरवाजा स्मार्ट लोगों के लिए थोड़ा खाली रखा गया है। चलिए, तो अब क्रोम से लॉगिन हो गया है, फॉर्म भी सामने खुल गया है, अब तो बस फटाफट गलती ठीक करें और सबमिट करके मुक्त हो जाएं, है ना? बिल्कुल नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। खतरा कैसा? अब तो फॉर्म स्क्रीन पर आ चुका है ना। फॉर्म खुलना तो शुरुआत है, एंड थोड़ी है। हमारे गाइड में यहाँ पर एक बड़ी सी रेड फ्लैग दी गई है कि आपको यहाँ रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप सोचिए कि पिछली बार गलती हुई क्यों थी? क्योंकि जल्दबाजी की गई थी या फिर ध्यान नहीं दिया गया था? वही तो। अगर अभी भी वही पैनिक मोड रहा तो हो सकता है नाम की स्पेलिंग ठीक करने के चक्कर में गलती से कैटेगरी वाले सेक्शन में जनरल की जगह OBC टिक हो जाए और फॉर्म करेक्शन का दोबारा मौका नहीं मिलता। ये आखिरी चांस होता है। ओह, अच्छा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ एक्चुअली क्या करना चाहिए? यहाँ सबसे जरूरी स्टेप है इंतजार करना। आपको पहले उस प्रोसेस को देखना है। साइट क्रैश होने का डर लग रहा हो और हार्ट रेट बढ़ी हुई हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उसका लॉजिक। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई नया सर्जन रियल हार्ट बाईपास करने से पहले एक VR सिमुलेशन देखे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो देखता है कि किस नस को कहाँ से कट करना है और टाके कैसे लगाने हैं। ये सिमुलेशन उसके दिमाग में क्लियरली डिफाइंड मैप बना देता है। फिर जब वो एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसके हाथ कांपते नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको समझाया है। जब कैंडिडेट्स को पहले से पता होता है कि किस मेन्यू के पीछे कौन सा ऑप्शन छिपा है, तो दिमाग से वो फियर ऑफ द अननोन चला जाता है। लोग फालतू के क्लिक्स नहीं करते, जिससे पेज एरर नहीं देता। सही बात है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने कहा था कि ताकि अगर पोर्टल पर कोई अनएक्सपेक्टेड टैब जुड़ गया हो या कोई ग्लिच आए तो वो एरर उनके दिमाग या उनके स्क्रीन पर आए, ना कि उन हजारों छात्रों के पास जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वाह, ये तो एक प्रॉपर डिजिटल शील्ड की तरह काम करेगा। छात्रों को बस आराम से SS मंत्रा के टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़कर उस लाइव फीड का हिस्सा बनना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करके रेडी रहना चाहिए ताकि राइट टाइम पर अपडेट्स मिल सकें। उसके बाद ही अपना लैपटॉप ओपन करके फॉर्म करेक्ट करना चाहिए। हाँ, और एंड में सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड सामने रख लीजिए और एक एक कैरेक्टर मैच कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हुआ तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पूरी टेक्निकल चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एक बड़ा ही डीप ख्याल आ रहा है। हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि एग्जाम हॉल में
OMR शीट भरते टाइम असली परीक्षा होती है, लेकिन इस डिजिटल दौर में मुझे लगता है कि बिना किसी त्रुटि के ये फॉर्म्स भरना और सर्वर एरर्स हैंडल करना भी एक अलिखित प्री एग्जाम बन चुका है। ये बिल्कुल एक बेहतरीन नजरिया है देखने का। आज का टाइम सिर्फ सिलेबस रटने तक सीमित नहीं रह गया है। वही तो। मुझे लगता है किसी भी उम्मीदवार की डिजिटल लिटरेसी, उसका धैर्य और ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पैनिक न करना भी उसके स्किल सेट का हिस्सा बन गए हैं। अगर कोई इस सर्वर क्रैश और एरर वाले मायाजाल में फंसकर पैनिक कर जाए तो एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे झेलेगा? ये करेक्शन विंडो सच में टेक्निकल टेस्ट से ज्यादा आपके धैर्य की परीक्षा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक शांत दिमाग और राइट अप्रोच ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है ऐसे टाइम पर। और हमारा आज का यही प्रयास था कि उम्मीदवारों को ये टेक्निकल क्लैरिटी दी जाए ताकि वो पैनिक ना करें। बिल्कुल, मुझे लगता है इस डीप डाइव के बाद यूपीटीईटी करेक्शन विंडो को लेकर किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ब्लूप्रिंट रेडी है, टेक्निकल लॉजिक क्लियर है, बस अब धैर्य के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।